तो आज हम बताएंगे आपको सेंटेंस एनालिसिस के बारे में कि कोई भी हम सेंटेंस देखते हैं तो उसमें हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। उसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन उसका प्रेडिकेट है, कौन उसका ऑब्जेक्ट है, कौन से फ्रेज उसमें यूज़ किए गए हैं, प्रीपोजिशन कौन है, कंजक्शन कौन है, उसमें क्लोज कौन कौन से यूज़ हुए हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी को अगर आपको रहती है तो आप सेंटेंस को जल्दी एनालाइज कर सकते हैं। उसका टेंस, उसका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सारी चीज़ें आप झट से पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को एनालिसिस करने के 5 स्टेप है, यानी उसको पहचानने के, समझने के, उसके टुकड़े करके समझने के हम यहाँ पे मेन 5 तरीके आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत बड़े बड़े क्लासों में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई भी सेंटेंस आप देखें तो उसको इस 5 स्टेप से आप ब्रेक डाउन करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो स्टेप नंबर 1 अब बताया गया है कि फाइंड द वर्ब। कि आपको सबसे पहले कोई भी सेंटेंस दिखता है तो आप उसके अंदर सबसे पहले क्या काम करेंगे कि उसके अंदर वर्ब को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो वर्ब क्या होता है? जो एक्शन को बताता है या स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। ठीक है, यानी कोई क्रिया को बताता है या अवस्था को बताता है। ठीक है, और जो वर्ब होता है हम उसमें चेंज द टेंस, हम वर्ब को पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं? उसका टेंस को चेंज कर सकते हैं। उसका टेंस चेंज मतलब टेंस बराबर क्या होता है? टाइम होता है। तो हम उसके ना टाइम और टेंस को चेंज करके देख सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, इसमें वर्ब छाटो तो कई बच्चे बोलेगा कि रनिंग भी वर्ब ही है, एक्सरसाइज भी वर्ब ही है, और कई जने बोलेंगे इज भी वर्ब ही है। लेकिन ये जो रनिंग है ये आपका जीरेंड है और ये अभी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो है ये आपका इस समय कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो वर्ब नहीं है। तो वर्ब आपका यहाँ पे इस समय इज है जो कि मेन वर्ब है। ठीक है, और इसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बारे में आपको पता ही होगा। लिंकिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। ठीक है, ये सारे आपके लिंकिंग वर्ब होते हैं। इसके अलावा और भी वर्ड लिंकिंग वर्ब होते हैं जो आपको हमेशा याद ही रखने हैं। अपीयर प्रकट होना, बिकम बनना या होना, गेट प्राप्त होना, फील महसूस होना, प्रतीत होना, लुक देखना, सीम प्रतीत होना, महसूस होना, स्टे माने ठहरना, और साउंड। ठीक है, तो ये सारे आपके ना लिंकिंग वर्ब होते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चे को। तो जो ये लिंकिंग वर्ब होते हैं ये क्या काम करते हैं कि ये ना कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाने में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, खासकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाने में। तो यहाँ पे जो इज है ये आपका वर्ब है। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस को एनालाइज करने के लिए पहला स्टेप है वर्ब को पहचाने। वर्ब एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है और वर्ब उसमें लिंकिंग वर्ब हो सकता है, और इसके अलावा एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब भी होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं जिसमें मोडाल्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, मोडाल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, जो मूड बताते हैं, एटीट्यूड बताते हैं सब्जेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे जो इज है ये प्रेजेंट है। अगर हम इसकी जगह वाज लगा दे तो पास्ट हो जाएगा, विल भी लगा दे तो फ्यूचर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जिसको हम चेंज कर सकते हैं वही आपका खासकर वर्ब होता है। तो मैंने आपको वर्ब की पहचान लगभग बता दी है, मैं और आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। You must change the tense of the entire sentence. Changing the tense of isolated word will not work. जब आप किसी टेंस को चेंज करते हो तो पूरा सेंटेंस भी चेंज हो जाता है, अवश्य चेंज हो जाता है। लेकिन तब भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम ना चेंज नहीं कर सकते, और उनको चेंज नहीं करना चाहिए। तो नहीं तो वर्ब की मीनिंग या सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे मैंने लिखा है सोहन वेंट फॉर ए रन अराउंड द पार्क। इसके अंदर आप पहले वर्ब ढूंढो, तो आपको रन भी वर्ब लगेगा, वेंट भी वर्ब लगेगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिल रहा है यही आपका खासकर मेन वर्ब है। ठीक है,
और ये सेकंड फॉर्म में, तो ये पास्ट टेंस है, टेंस भी बता रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो लिखा है ना, फॉर ए रन अराउंड द पार्क, तो हम कहीं इसको चेंज करने लग जाए ना कि रन को रैन कर दें, इसको हैज हैव बीन रन कर दें, विल रन कर दें, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये आपका चेंज नहीं होगा, यही आपका चेंज होगा जो टेंस को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो इसी का इस सेंटेंस से लेना देना है, इसी को चेंज करके ही हम टेंस को बनाते हैं, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो हर वर्ब चेंज नहीं होती, कुछ ही वर्ब चेंज होती हैं सेंटेंस की मीनिंग को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो पहला चरण था कि फाइंड द वर्ब को पहचाने, ठीक है। दूसरा होता है स्टेप कि आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। कोई भी आप सेंटेंस एनालाइज करते हो तो पहला काम आपको वर्ब ढूंढना है, दूसरा काम आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे, तो पहले आप जब वर्ब ढूंढ लोगे तो चेक करोगे कि वर्ब में जो, अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहना चाहिए टेंस के अकॉर्डिंग, और अगर वर्ब प्लूरल है तो आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसका तो आपको पालन करना है, लेकिन ये भी कहीं कहीं पालन नहीं होता है, तो उसके लिए भी आपको तैयारी रखनी है, ठीक है। हम आगे की वीडियो में हम इसकी पूरी बात करेंगे। तो अभी के लिए अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, और वर्ब अगर प्लूरल है तो वर्ब भी सब्जेक्ट भी प्लूरल। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहें तो ये प्लूरल होता है, और जब हम इसमें एस या ई एस जोड़ दें तो ये आपका सिंगुलर बन जाता है, ठीक है, टेंस में, ठीक है। ऐसे ये इज, वाज, हैज, ये भी सब आपके सिंगुलर होते हैं। सब्जेक्ट का पता हम ना वर्ब से पर्सन करके कर सकते हैं कि हु और वाट। तो हु और वाट पर्सन करने से जो जवाब मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि राम राइट से लेटर, तो आप यहाँ पे लिख दो हु राइट से लेटर, तो उत्तर मिलेगा राम, तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने कहा कि इंग्लिश इज डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो फिर अगर मैं यहाँ पर व्हाट लगा दूँ सब्जेक्ट को हटाकर, तो व्हाट इज द डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो इंग्लिश इज द डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो इंग्लिश आपको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए आप वर्ब से कौन सा पर्सन पूछेंगे, वर्ब से पहले हु और व्हाट लगा के आप पर्सन पूछेंगे, तो आपको अगर जवाब मिल जाएगा तो वो आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट की ये एक पहचान होती है, राइट। तीसरा होता है कि सब्जेक्ट, जब आपने वर्ब का एनालाइज किया तो पहला काम आपको वर्ब ढूंढना है, दूसरा काम आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, तीसरा आपको क्या ढूंढना है, प्रीपोजिशन ढूंढना है, ठीक है, या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ढूंढना है। अगर आपको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस नहीं मिला तो हम अब अगली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फ्रेज के बारे में, तो उसमें आप जरूर देखिए, ठीक है। तो आपको ये पक्का क्लियर कर देंगे हम। तो प्रीपोजिशन ढूंढना और प्रीपोजिशनल फ्रेज ढूंढना, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ढूंढना तो वैसे आसान होता है, इन, एट, ऑन, अपॉन, ये सब आपको फट से मिल जाते हैं, लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज ढूंढने में कठिनाई कब आती है, जब ना वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिख दिया जाता है तो कठिनाई आ जाती है। तो इसको भी हम पहचानना सिखाएंगे आपको। जैसे आपको लिखा है द डोर्स ऑफ द कार नीड या नीड्स पेंट, जैसे यहाँ पे अब आपको इसमें वर्ब ढूंढना है, तो देखो यहाँ पे दो वर्ब है, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है, विच वर्ब इज करेक्ट। तो पहले देखोगे कि ऑफ द कार ये क्या है, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन और नाउन से बना है। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आते हैं उसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इतना हिस्सा आपका प्रीपोजिशन और फ्रेज है। इसको पहचान ये होगी कि हम इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर निशान लगा दिया करेंगे। फिर ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आपको वर्ब ढूंढना है, तो वर्ब कैसे ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट में डोर्स लिखा हुआ है, यानी ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपको वर्ब भी प्लूरल वाली चाहिए। तो इसमें तो एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर है, तो ये वाली नहीं लगेगी, ये वाली लगेगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये वाला सही है, ठीक है। ए प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है बताया गया है। ए प्रीपोजिशनल फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दैट स्टार्ट विद अ प्रीपोजिशन, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, एंड एंड विद ए नाउन, और कहाँ एंड होता है, एक नाउन पे एंड होता है, और या फिर प्रोनाउन पे एंड होता है, और दैट इज कॉल्ड, फिर उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन।
तो अभी आपने यहाँ देखा कि ऑफ द कार ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, या इसे बोलेंगे कार को कि ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, नाउन या प्रोनाउन पे खत्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ नाउन पे खत्म हुआ है। तो हम कुछ याद करेंगे कि प्रीपोजिशन कौन कौन हो सकते हैं। अबाउट, अबोव, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, बाय, कंसर्निंग, डाउन, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, लाइक, अदर, नियर, ऑफ, ऑन, ओवर, पास्ट, थ्रू आउट, टू, टूवर्ड्स, अंडर, अंडरनीथ, अंटिल, अप, अपॉन, विया, विद, विद इन, विदाउट। इसके अलावा और भी होते हैं जो कि आप प्रीपोजिशन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे सारे क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना नोट कर लेना है कि ये वर्ड जिस सेंटेंस में दिख जाए तो प्रीपोजिशन होते हैं, और इनके बाद इनका ऑब्जेक्ट आएगा वो जो कि नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ए प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। एक प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होता है वो छोटा या बड़ा भी हो सकता है। जैसे आई फाउंड माई पेन, या पर्स कर लो, मैंने अपना पर्स पाया, पेन पाया, या फिर अपने साइकिल पाया, या फिर अपना, ठीक है, मतलब कुछ भी पाया। तो मैंने अपना पाया, आई फाउंड माई पेन, साइकिल, पर्स इन द स्कूल, या ज्योमेट्री इन द स्कूल, ठीक है। ज्योमेट्री भी आप कर सकते हो समझने के लिए। तो यहाँ पे जो इन द स्कूल है ये इन प्रीपोजिशन है और स्कूल नाउन है। तो प्रीपोजिशन शुरू हो, नाउन पे खत्म हो, इसी को बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। और स्कूल क्योंकि नाउन है तो इसे कहते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यानी देखो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इन द स्कूल छोटा है, और बड़ा करने के लिए इन द ओल्ड स्कूल, इन द ओल्ड ब्रिक स्कूल, इन द ओल्ड ब्रिक एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल कौन से होते हैं? जो 5वीं तक होते हैं, ठीक है, कक्षा 5 तक। इन द ओल्ड रेड एंड येलो ब्रिक एलिमेंट स्कूल। तो इतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है वो छोटा भी हो सकता है जब इसमें सिर्फ नाउन आया हो और नाउन से पहले कुछ आर्टिकल आ गया हो। नहीं तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, उसके पहले आर्टिकल आ सकता है, फिर या फिर नाउन के पहले फिर एडजेक्टिव और उसकी विशेषता बताने वाले एडवर्ब। ऐसे ये सारे हैं, ठीक है। फिर हम नोट करेंगे कि द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एग्री विद द सब्जेक्ट नॉट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। जो सेंटेंस का वर्ब होता है उसको सिर्फ अपने सब्जेक्ट से ही एग्री करना होता है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, नोट, ठीक है। नंबर 2, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज नेवर इन द प्रीपोजिशनल फ्रेज। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो कभी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं होगा, नेवर, ठीक है। जैसे द डोर्स ऑफ द कार नीड्स पेंट, कह रहा है कि इस कार के दरवाजे को जरूरत है पेंट की। तो यहाँ पे सब देखो, ये तो प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसको आप ब्रैकेट में कर लिया करो सेंटेंस में, ठीक है। फिर आप इसके आगे देखोगे किसकी बात हो रही है, डोर की बात हो रही है, ना कि कार की, क्योंकि कार के साथ प्रीपोजिशन लिखा हुआ है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, सब्जेक्ट ये है। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, तो ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। तो बच जाएगा द डोर्स ऑफ द कार नीड पेंट्स, ये नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 4, तो नंबर 3, स्टेप नंबर 1 क्या बताया कि वर्ब ढूंढो। स्टेप 2 क्या बताया, सब्जेक्ट ढूंढो। स्टेप 3 क्या बताया, प्रीपोजिशन ढूंढो या प्रीपोजिशनल फ्रेज ढूंढो या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ढूंढो। और चौथा है आपका द इंडिपेंडेंट क्लोज ढूंढो। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं, जो भी आप सिंपल सेंटेंस की बात करते हो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक उसका फाइनाइट वर्ब होता है तो उसे बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। उसी को इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं, जिसमें एक मेन आइडिया होता है या कंप्लीट थॉट होता है, ठीक है, पूर्ण विचार होता है। क्लोज, पहले अब क्लोज क्या होता है ये भी जान लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक अपना सब्जेक्ट हो और उसका एक निश्चित अपना खुद का एक फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार आता है, ठीक है, नंबर, पर्सन या टेंस के अनुसार आता है।
तो एन इंडिपेंडेंट क्लोज, जो भी इंडिपेंडेंट क्लोज होता है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। हैज ए वर्ब, उसमें वर्ब तो जरूर होगा, हैज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जरूर होगा, एंड मेक सेंस बाय इटसेल्फ, और वो एक कंप्लीट सेंस देगा, और कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, और पूरा मिलकर एक सेंटेंस भी बनाएगा। ठीक है, नोट रखना है आपको कि एवरी कंप्लीट सेंटेंस मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लोज। आप कोई भी एक कंप्लीट सेंटेंस लो, उसके अंदर जरूर कम से कम एक तो जरूर होगा इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे और जो कंप्लीट मीनिंग दे रहे होंगे। ठीक है, तो चौथा स्टेप था इंडिपेंडेंट क्लोज पहचानना। पांचवा स्टेप है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज को पहचानना। ठीक है, इसी में बहुत सारी परेशानियां, दिक्कत भरी पड़ी हैं। जिस बच्चे ने सबऑर्डिनेट क्लोज को सीख लिया, कोऑर्डिनेट क्लोज को सीख लिया, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस, या फिर जिसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, तो ये सब अगर आप सीख तभी पाते हो जब आपको कोऑर्डिनेट क्लोज कंजक्शन आते हैं या सबऑर्डिनेट कंजक्शन आते हैं। तो ये सीखने के बाद इंडिपेंडेंट क्लोज के बाद अब आपको डिपेंडेंट क्लोज सीखना होता है। तो डिपेंडेंट क्लोज का ही पार्ट होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज को पहचानने के लिए हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन को सीखना होगा। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन कैसे सीख सकते हैं? तो उसमें हम आफ्टर ढूंढेंगे कंजक्शन की तरह। कंजक्शन क्या होता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो वर्ड को, दो नाउन को, ठीक है, दो प्रोनाउन को, दो एडवर्ब को, दो एडजेक्टिव को, दो फ्रेज को, दो क्लोज को। ठीक है, तो आफ्टर, अल्दो, एज इफ, एज दो, एज सून एज, बिकॉज, बिफोर, इवन एज, इवन इफ, इवन दो, हाउ, इफ, सिंस, दैट, सो दैट, देन, दैट पे स्टार है क्योंकि ये कभी कभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अलावा को कुछ और भी काम करता है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह भी बनता है। तो थ्रू, अनलेस, अनटिल, what, whatever, when, whenever, whereas, whereby, where, whenever, which, whichever, while, who, whoever, जिन पर स्टार बने हुए हैं इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। whom, whomever, whose और why। तो नोट करना है कि ए सबऑर्डिनेट क्लोज कैन नॉट बी ए सेंटेंस बाय इटसेल्फ, कि एक सबऑर्डिनेट क्लोज लगा जो होता है वो खुद में एक सेंटेंस नहीं बन सकता या खुद एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। ये अपने मीनिंग के लिए एक दूसरे क्लोज पे निर्भर होता है। तो इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लोज टू कैरी ग्रामेटिकल मीनिंग। अगर इसे व्याकरण वाली पूर्ण अर्थ बताना है तो इसको एक जरूरत पड़ती है इंडिपेंडेंट क्लोज की। ठीक है, यानी मेन क्लोज की जरूरत पड़ती है, जिसे हम प्रिंसिपल क्लोज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको 5 स्टेप बताए गए। तो पहला, अगर आपको सेंटेंस पहचानना है तो वर्ब ढूंढो, दूसरा सब्जेक्ट ढूंढो, तीसरा प्रीपोजिशन ढूंढो या प्रीपोजिशन फ्रेज ढूंढो, चौथा आपको क्या ढूंढना सिखाया? इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज जिसे मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज भी बोल सकते हैं। पांचवा, या फिर एक सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं जो अपनी कंप्लीट मीनिंग रखता है, जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट वर्ब होता है जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं। और फिर आपको डिपेंडेंट क्लोज सीखना है या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज, ये पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने सबऑर्डिनेट क्लोज पहचानना है तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन बताए गए वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। फिर सबऑर्डिनेट क्लोज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो ये सब भी आपको सीखना है। अगर आपने ये सब नहीं सीखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश ग्रामर में सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपको वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब के लिए हम डबल लाइन लगा दिया करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। सब्जेक्ट मिलेगा तो सिंगल लाइन लगा देंगे। अगर आपको प्रीपोजिशन फ्रेज मिलेगा उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। देखो, वर्ब के लिए डबल लाइन, सब्जेक्ट के लिए सिंगल लाइन, प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलेगा तो उसमें आपको ब्रैकेट में रखना है। अगर आपको कोई कंजक्शन मिलेगा तो वो आपको सर्कल में रखना है। और फिर इंडिपेंडेंट क्लोज मिलेगा तो आपको ऐसा निशान लगाना है। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लोज मिलेगा तो ऐसे 2 बार निशान लगाना है। ठीक है, और पूरा एक सेंटेंस को ऐसे ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिस करते हैं। मैंने लिखा है कि आई विल गो
इफ जेन पिक्स मी अप, मैं जाऊंगा अगर जोनी पिक्स मी अप, मुझे पिक करेगा, ठीक है। तो इस पूरे को हम ऐसे रख देंगे। पहला काम हम ढूंढेंगे वर्ब, तो ये आपका विल गो वर्ब है, इससे हम डबल लाइन लगाएंगे। यहाँ पे पिक मी पिक्स, ये आपका डबल लाइन लगाना है, ठीक है। फिर आपको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ये आपका ये आई है तो सिंगल लाइंस, और ये जोनी है तो सिंगल लाइन। कंजक्शन इफ है तो ये सर्कल में लगाना है। अब आपको क्या ढूंढना है, इंडिपेंडेंट क्लोज या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इसमें तो है नहीं प्रीपोजिशनल फ्रेज, छोड़ दो। तो ये ना ये जो कंजक्शन होता है इसके बाद जो ये पूरा क्लोज लिखा होता है इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इसके लिए आप ऐसे वाला निशान यूज कर सकते हैं जैसे भी आपको पसंद हो। और इसके आगे आपका ये जो बच जाता है इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है और इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, तो ये आपका होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। और इसी को बोला जाता है आपका मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। ऐसे ही फिर ये है और फिर ये है। तो ये आपका कंजक्शन है और इसमें आपका ये कंजक्शन है। तो ये आपका सब प्रिंसिपल क्लोज है और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। ऐसे ये यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है और ही से लेकर यहाँ तक आपका प्रिंसिपल क्लोज है, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है और सेंटेंस को पहचानना सीखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए। आपको कितना समझ में आया। अगर आपको इसको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा कि हमने आपको क्या समझाना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए कि उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो, उनका भी इंग्लिश ग्रामर में नॉलेज बढ़े, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।